ये जो आपका मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देश की अर्थव्यवस्था में भी है, गांव को बचाने में है। महात्मा गांधी जहां ग्रामोद्योग खादी की बात करते थे, वो अब वो सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, खादी ही ख़त्म हो रही है। आप जैसे कुछ लोग खादी पहनते हैं, नेताओं की भी दिलचस्पी कम होती जा रही है उसमें। तो गांव को ज़िंदा रखने के लिए ग्रामोद्योग है, खादी है, ये सब बहुत ऐसे छोटे छोटे उद्योग थे जिनसे उनको रोज़गार मिल जाता था। ये पलायन एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। गांव से शहर आने का कारण ही यही है कि वहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा है। खादी पर तो यहाँ तक कि रियायत जो सरकारी सब्सिडी है वो भी कम होती जा रही है। कैसे इन इन उद्योगों को कैसे बचाएंगे? खादी भारत के अंदर ये कोई उद्योग नहीं, कोई लोगों के जीविकोपार्जन करने का स्थल नहीं। तो खादी को हमने एक प्रतीक माना है, विरासत स्वदेशी है, विरासत। स्वदेशी का प्रतीक माना है। ये खादी को एक मिशन माना है और मिशन के अंतर्गत ये सारी कतिया और ये सारी चीजें आई हैं ताकि उसके माध्यम से लोग ये अनुभव कर सके कि अरे हम तो जमीन से पैदा हुई है, कॉटन से हम धागे और ये सब बना, पहले तो सूतों की माला पहनाते थे, इसीलिए मैं कह रहा हूं, फूलों की माला की जगह सूतों की माला। तो उस प्रकार का एहसास, उस प्रकार की अनुभूति जब होती है तो स्वयं भारतीयता का एहसास होता है। इसलिए मैंने कहा खादी एक मिशन था और खादी मिशन के रूप में गांधी जी ने इसको लिया था और इसीलिए उन्होंने कहा था कि खादी मिशन के रूप में जाएगा तो ग्रामीण क्षेत्र स्वयं आत्मनिर्भर होंगे, इसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे और मिशन कर्तृत्व के आधार पर लोगों के अंदर दिखाई पड़े, इसके लिए इस प्रकार की योजना बनाई गई। वही मैं कह रहा हूं कि छोटे छोटे उद्योग धंधों का विकास। अब खादी है, खादी का कपड़ा पहने तो कतनी से तकली से काट कर, अब आजकल थोड़ा सा उसका परिष्कार हो गया है, लूम बनाकर ये सारी चीजें करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इस माध्यम से खादी और आजकल का बच्चा तकली जानता भी नहीं है। और इसी माध्यम से छोटे छोटे गांव में उद्योग, हर्बल उद्योग है, शहद का उद्योग है, आपका गोबर का है, डेयरी का, ये सारी तो आपको लगता है कि आप पलायन रोक पाएंगे? ये उद्योग जी ग्रामीण क्षेत्रों में जब तक चलते रहे तब तक गांव भी आत्मनिर्भर होने की प्रक्रिया में रहा है। वही मेरा सवाल है। मिशन का, उस मिशन का अभाव हुआ है। तो आप कितने आशान्वित हैं? मैं बता तो रहा हूं, उस मिशन स्पिरिट का अभाव हुआ और मिशन का जब अभाव हुआ तब खादी के अंदर डिटरेशन पैदा होना शुरू हो गया। हम उस मिशन को फिर से जागृत कर। आप कितने आशान्वित हैं कि पलायन जो है गांव से शहर के, उसको मुझे लगता है कि खादी हमारे यहाँ भले ही कुछ लोगों ने अवमूल्यित कर दिया होगा, लेकिन विदेशों में अभी भी खादी के प्रति आकर्षण है और उस आकर्षण को हम अपने देश के माध्यम से और अधिक आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए खादी को मिशन के साथ साथ एक व्यवसाय के रूप में भी हम लें और जब खादी को मिशन के साथ साथ व्यवसाय के रूप में लेंगे तो फिर हम इसको फैशन डिजाइनिंग में भी ले जा सकते हैं, फिर इसकी कतनी और सूत और इतना बढ़िया कर सकते हैं कि ताकि विश्व के बाजार में ब्रांड बन जाएगा। बिल्कुल विश्व के बाजार में जाए तो हमारा खादी सबसे अच्छा दिखाई पड़े। यानी खादी एक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में, उस प्रतिस्पर्धा में उच्च कोट की दिखाई पड़े, ये हम करने का प्रयास होगा, गुणवत्ता युक्त। और इसलिए खादी के जितने केंद्र हैं, अब खादी के लगभग 1500 केंद्र हैं पूरे देश भर में। जी जी। और 1500 केंद्रों में सब जीर्ण शीर्ण बहुत कम है जो बहुत ठीक है। अब इस समय जरूर एशियन डेवलपमेंट बैंक के तरफ से कुछ पिछले बार सर्वे हुआ था, कुछ चीजें करने की बात आई है, तो कुछ केंद्रों को हम आधुनिकीकरण करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अभी हम भी आपके आने के पहले हम यही सब चर्चा कर रहे थे कि खादी के बारे में डिटेल जानकारी करते हुए उसको और कैसे प्रभावित किया जा सकता है और इसके लिए जो भी हमारे देश में प्रमुख लोग हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं उनसे परामर्श करेंगे, उनका हम प्रत्यक्ष योगदान चाहते हैं। और कुछ लोगों से हमने अप्रोच किया, अभी नाम नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा,
जी। कुछ लोग भी हमने प्रयास किया है संपर्क करने का, और उनको संपर्क के माध्यम से खादी से संबंधित जितनी भी वो सारी एक चीजें हैं, मिशन था, फिर से साकार रूप ले पाएगा। साकार स्वरूप हम प्रदान करना चाहते जी, हैं। जी। और भारत एक ग्रामीण भारत है, जी जी जी। और ग्रामीण भारत बड़ा मूर्धन्य भारत है, अर्थात संपन्न भारत है, समृद्ध भारत है। चलिए इस प्रकार का भारत, जी इसके माध्यम से भी हमारा बनाने का हमारा प्रयत्न है, हमारी महत्वाकांक्षी योजना है। जी, जी। ये बात सही है, लोग कहेंगे कलराज जी का विभाग तो मंत्रालय तो छोटा सा है, इसमें बहुत अधिक बजट भी नहीं है, तो भी उसकी एक सामाजिक महत्वाकांक्षी भूमिका योजना है। के आधार पर हमारी चलने की मानसिकता है। एक बहुत बड़ी समस्या है बंद पड़े उद्योगों की। कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनका जो है वो उनको पुनर्जीवित करना संभव है, कुछ ऐसे हैं जिनका मतलब किसी भी तरह से उनको पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें दो समस्याएं, पुनर्जीवित करें तो कैसे करें, और जो नहीं हो सकते हैं उनको बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता दिया जाएगा, क्योंकि कम से कम वहाँ पर ज़मीन है, बाकी चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल हो जाएगा। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है, जी उसमें लगभग अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूँ, इधर फिगर नहीं ध्यान है, 2,92,000 के आसपास ऐसे उद्योग हैं जो सीखे हैं, जिसमें लगभग 12,000 उद्योग ऐसे हैं, वो अप्रोक्सीमेट ही मैं बता रहा हूँ, 12,000 उद्योग ऐसे हैं जिसके बारे में संभावना की जा सकती है कि उसको पुनरुज्जीवित किया जा सकता है। बाकी के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये एक बड़ी भयंकर स्थिति तो है। और साथ ही साथ जो परेशानी लैंड की विशेष रूप से बताया जाता है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी हम मिल करके इन छोटे छोटे उद्योगों के बारे में विचार करें, क्योंकि सामान्य तौर पर हम भारतीय केंद्र की भारत सरकार की योजनाओं को हम स्मॉल स्केल पर या माइक्रो पर हम योजनाओं के माध्यम से धन लगा सकते हैं, लेकिन उद्योग खोलने की जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की हो। एक बहुत महत्वपूर्ण आपने बात उठाई। अब तो भारत सरकार की योजना जो बन रही है उसमें भी काफ़ी बड़ा व्यापक बदलाव आया है। पहले तो ये था कि लगभग 4 लाख करोड़ रुपया केंद्र जो है राज्य सरकारों को दे देता था योजनाओं के तहत कि इन योजनाओं में आप खर्च। अब तो है कि लगभग 3 लाख करोड़ केंद्र दे देगा और राज्य सरकारी योजनाएं बनाएंगी। तो जो आपका मंत्रालय, ये भी काम तो राज्य सरकारों को करना है, वो उन योजनाओं को क्रियान्वित करती हैं या नहीं करती हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैंने वही आपको बताया ना कि इसी संबंध में राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर हम काम करना चाहते हैं, और इसीलिए भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनकी पूरी जानकारी के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उद्योग लगाने में जो कठिनाइयां आ रही हैं, जमीन की कठिनाई आती है, पावर की कठिनाई आती है, वैट की कठिनाई आती है, ये सारी कठिनाइयां हैं। पर्यावरण की कठिनाई आती है जो एनओसी वगैरह की होती है, ये जो सारी कठिनाइयां हैं, ये राज्य सरकार इसको कैसे दूर करे, इसके बारे में विचार कर सकते हैं। और जो सिक पड़े हुए हैं उद्योग, उन बीमार पड़े हुए उद्योगों को पुनर्जीवित हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम वहाँ विचार कर सकते हैं। 2006 में जहाँ तक भारत सरकार की बाकी की योजनाओं के बारे में है, छोटे छोटे उद्योग हैं, उनमें कैसे लेबर जाएं, उनमें किस प्रकार के तकनीकी से युक्त लोग जाएं, ये सारी बातें हम कर सकते हैं, भारत सरकार कर सकती है। 2006 में जो कानून बना, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, उस पर बहुत अमल हो नहीं पाया है, और फिर उसके बाद जो है सो रूरल एग्रो इंडस्ट्री को मिला करके नया मंत्रालय बना दिया गया, जो कि भारत सरकार कामकाज नियम 1961 में संशोधन करके किया गया। तो क्या उससे लग रहा है कि कुछ फायदे हुए हैं उससे, क्योंकि उस कानून पर ज़्यादा अमल तो हो नहीं पाया। देखिए, जो 2006 का कानून है, ये बात तो सही है कि 2000 में ही अटल जी ने ये सारी चीज़ें शुरू कर दी थी, और उस समय श्रीमती वसुंधरा राजे इसकी मंत्री भी थी। तो 2006 में इसने कानून का स्वरूप धारण किया, और 2006 में जब कानून का स्वरूप धारण किया तो उस समय विशेष रूप से ये था कि जो पीसीयूज हैं
जो उपक्रम हैं जी और जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ये जो स्मॉल स्केल के द्वारा उत्पादित माल होगा, कम से कम 20% वो प्रोक्योर करेंगे और 20% प्रोक्योर करने के बाद 90 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे। या उसमें ये भी था, पहली बार उद्यम की अवधारणा को एक कानूनी पहचान मिली है 2006 में। हाँ, और एक है कि प्रतिस्पर्धा भी बढ़ाएंगे। अभी है कि चीन का माल इतना भारत आ गया है, जो छोटे छोटे उद्योग कर सकते हैं वो काम। एक बड़ी चुनौती यहाँ वो भी है कि इतना जो माल वहाँ, हमारा बाजार चीन के मालों से भरा पड़ा है, जब तक हम उसके देखिए ये तो आपको चीन का माल सस्ते में मिलता है, आपका माल जो है लागत ही आपकी ज्यादा मिलती है, लगती है। जब लागत मिलती है तो कहाँ से वो छोटा उद्यमी उसको उस स्पर्धा में आगे ले जा सकता है। और इसीलिए मेरा कहना है कि इसका जितना सरलीकरण हो सके, सरलीकरण के आधार पर जो छोटे उद्यमी हैं, उन उद्यमी का प्रोड्यूस ये मार्केट में जा सके, इसके लिए एग्जीबिशंस भी लगाए जाने चाहिए, मेले लगाए जाने चाहिए, और साथ ही साथ जो हेवी इंडस्ट्रीज हैं, पीसीयूज हैं, ये इसमें से खरीद भी सके। एक बड़ा बाजार भी और प्रोत्साहन भी सरकार प्रोत्साहन भी दे। अब चूंकि समय तो कम है कलराज जी, इसलिए दो तीन प्रश्नों का थोड़ा संक्षेप जवाब। उत्तर प्रदेश में भी आप मंत्री रहे, पर्यटन मंत्री रहे, तो पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश को, मतलब पहला पुरस्कार मिला। पुल निर्माण और बाकी कामों में भी बड़ी आपकी प्रशंसा हुई। तो इस तरह की सफलता उम्मीद करें कि इस मंत्रालय में भी आपको मिलेगी। आप आशान्वित हैं, भरोसा है, विश्वास है? देखिए उत्तर प्रदेश में ये बात सही है कि पर्यटन में मुझे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द कंट्री का अवार्ड पहली बार मिला, शायद अभी मिला भी नहीं, न पहले मिला था न अभी मिलने की संभावना लग रही है। और लोक निर्माण विभाग में अद्भुत कार्य हुआ है, न पहले हुआ था न भविष्य में। वैसा ही अद्भुत कार्य अब हो ये। और यही स्थिति इस समय भी मैं निर्माण करने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा प्रयास है कि कहीं उससे ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि इतने वर्षों का अनुभव और अच्छे अधिकारियों का समुच्चय, तो आपको दोनों चीज मिलाकर मुझे पूरा विश्वास है कि एमएसएमई के माध्यम से हम इस स्वरूप दर्शाएंगे कि जो लोग अनुभव करें कि हाँ, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ने देश को आगे बढ़ाने में अपनी अच्छी भूमिका निभाई। क्या आपके ज्योतिषों ने कुछ भविष्यवाणी नहीं की? मैंने तो ये सुना कि जब आप पैदा हुए तभी भविष्यवाणी की थी कि आप बड़े नेता बनेंगे, मंत्री बनेंगे। आपके पिताजी को भरोसा नहीं हुआ, वो हंसने लगे। तो इस बारे में भी कोई भविष्यवाणी? ये तो देखिए, जितने भी इस स्तर पर लोग धीरे धीरे आगे गए या इससे ऊपर वाले स्तर पर आए, लगभग आप देख लीजिए नाम, अभी चाहे अटल जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे और भी लोग हों, राजनाथ सिंह जी हों, मैं भी उसी में आ गया। तो सामान्य परिवार से, उसी गांव के हम लोग पैदा हुए हैं और गांव के माहौल में पढ़े लिखे हैं। गांव के माहौल में पढ़ने के पश्चात चूंकि देश की मन के अंदर एक संकल्प शक्ति बराबर बनी रहती थी प्रारंभ से ही, इसलिए उस संकल्प शक्ति का परिणाम हुआ है कि आज हम लोग यहाँ आए। नहीं, मैंने सुना भविष्यवाणियां सही हुई हैं, थोड़ा बताएंगे क्या? भविष्यवाणियां, समय माँ बाप को लोगों ने बताया कि लड़का अच्छा लगता है, भला लगता है, शायद आगे बढ़ेगा। नहीं, शायद ये पक्की भविष्यवाणी थी कि आप बड़े नेता बनेंगे, मंत्री बनेंगे। वो उस समय एक पंडित जी महाराज आए थे कभी जी, जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तो हमारी माता जी के पास बैठ कर कहते, पंडित जी कहते हमारे मामा रहते थे, वो भी अच्छे जानकार थे इसके। जी जी। तो उन्होंने इस बार की बात कही थी, तो माँ ने कहा ये तो डर गई थी। क्यों? उन्होंने ये कहा था कि ये तो बड़ा होगा और राज करेगा और तो 7 समुद्र पार जाएगा, तो माँ घबरा गई उससे। उस समय 7 समुद्र पार। और बनारस में एक बड़े साधु मिले जो आप जानते नहीं कौन थे। नहीं, वो तो कह ऐसी घटनाएं तो हमारे साथ बहुत में। चलिए, तो इसी विश्वास के साथ चर्चा समाप्त करें कि आपको जो सफलता उत्तर प्रदेश में मिले वो यहाँ भी मिलेगी। और बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो भविष्यवाणियाँ वो सही हों और जो आपका भरोसा है वो इस मंत्रालय में भी हम उसका प्रतिफल देखें और जनता को उसका लाभ मिले। तो ये थे कलराज मिश्र, भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री।